वाटर एब्जॉर्प्शन का, वाटर एसेंट ऑफ सैप का हम डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम फिज़िकल थ्योरीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें कि फ़िज़िकल फोर्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अंतः शोषण सिद्धांत या इम्बिबिशन थ्योरी। इसको प्रपोज़ किया था अंगर ने और सैक्स ने इसको सपोर्ट किया था और थोड़ा सा डेवलप भी किया था। उन्होंने बोला कि जाइलम के सेल वॉल में इम्बिबिशन फोर्स होता है, अंतःशोषी बल होता है, जो कि लगभग 100 से 1000 एटमॉस्फेयर के बराबर हो सकता है। और ये जो फोर्स है ये इतना ज़्यादा है कि जो ऊंचे वृक्ष हैं उन तक जल पहुंचाने में सक्षम है। तो जब रिंगिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जल चालन उन्होंने बोला भित्ति से नहीं होता है। जब हमने देखा था रिंगिंग एक्सपेरिमेंट देखा था ना, सेक्शन कटिंग किया था, ईओसिन में पानी के ईओसिन के सोल्यूशन में प्लांट को डाला था और फिर जब सेक्शन काट के देखा था तो हमने क्या देखा, जो कलर्ड वाटर था वो कहाँ था, वाहिका की ल्यूमन के अंदर और ट्रकीट्स के ल्यूमन के अंदर, मतलब कोशिका के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो कोशिका के अंदर जाता है, न कि कोशिका भित्ति से होके जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर रिफ्यूट हो जाती है, तो इसे गलत माना गया क्योंकि ल्यूमन में है, सेल वॉल से नहीं जा रहा है, इसलिए इसको गलत माना गया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है केशिका सिद्धांत थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी। बहम ने 1809 में इसको बोला कि जल में कैपिलरी ट्यूब, पानी में अगर आप कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो आप देखते हैं पानी जो है कुछ लेवल तक चढ़ जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ कैपिलरी फोर्स इन अ वे। तो उन्होंने बोला कि जैसे पानी केशिका नलिका में चढ़ जाता है, उसी पादपों में भी जल का संवहन होता है। तो जो ऐसा उन्होंने माना। तो अब लेकिन इसमें ये बात आती है कि जब हम कैपिलरी ट्यूब में पानी के चढ़ने की बात करते हैं तो जल की जो सतह होती है वो खुली होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली पानी को राइज करने के लिए, जल को पौधों में राइज करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सतह खुली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। प्लांट्स का जो सिस्टम होता है उसमें इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती है। और जो नलिका है वो बहुत पतली होनी चाहिए, जो कि प्लांट्स में या ट्रीज में पॉसिबल नहीं है। रसारोहण बसंत में अधिक होता है। अगर आप देखें वाटर का जो कंडक्शन होता है वो स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होता है और जो सर्दी का मौसम होता है उसमें कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डायमीटर देखें वेसल्स का, तो जो डायमीटर होता है वेसल्स का वो बसंत के मौसम में ज़्यादा होता है और सर्दियों के मौसम में कम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, केशिका थ्योरी के हिसाब से, केशिका सिद्धांत के हिसाब से, तो सर्दियों में जो वाटर का कंडक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए और गर्मियों में या बसंत के मौसम में कम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है वो इसके उलट है। तो लोगों ने बोला कि नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मान्यता, इसको हम मान्यता नहीं दे सकते, ठीक नहीं है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है वायुमंडलीय दाब का कॉन्सेप्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। उसमें वो ये मानते हैं कि जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन जब होता है, तो जाइलम में प्रेशर कम हो जाता है, जिससे इनकी कोशिकाओं के नीचे जो नीचे वाली जो कोशिका होती है वो उनसे उनमें जो पानी प्रेजेंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव के कारण पूरा चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, मूव करता है। ये वैलिड नहीं माना गया क्योंकि इसके लिए पादप जड़ों में कोई मुक्त सतह नहीं होती। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी जब हम बात करते हैं तो वाटर का जो सरफेस है वो ओपन होना चाहिए, जो कि नहीं है प्लांट्स के अंदर, तो इसको नहीं माना गया। दूसरा पॉइंट ये था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज़्यादा से ज़्यादा 34 फीट तक ही पानी को ऊपर तक खींच सकता है, जितना देखा गया। तो एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट किया गया कि तो कितनी हाइट तक जा सकता है, तो वो हाइट जो है 34 फीट मैक्सिमम देखी गई, इसलिए इसको भी इतनी मान्यता नहीं दी गई। चौथा जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है वाष्पोत्सर्जन, कर्षण और ससर्जन सिद्धांत। अगर हम इसको देखें, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी। ये डिक्सन एंड जॉली ने प्रपोज किया था 1894 में और इसको बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया था। रेना है, कर्टिस एंड क्लार्क है, बॉनर एंड गैल्स्टन है 1952, क्रैमर और उनके साथी जो हैं उन्होंने इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट उन्होंने
तो देखिए, तो लक्षण देखिए, उसके आधार पर इन्होंने किया। उन्होंने देखा कि जब ससर्जन का गुण जो है, एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें कि जल का अटूट स्तंभ जाइलम में बनता है, मीन्स वाटर कॉलम बनता है जिसको कि आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ थी वो थी ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन। तो जो ये क्या है, ये ट्रांसपिरेशन पुल वो है कि जो वाटर कॉलम है उस पर जो लगने वाला खिंचाव है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, पहली चीज़ की बात करते हैं हम। जाइलम में जो कोहेजन फोर्स है, उसमें अगर आप स्टेम को देखें, किसी भी स्टेम का एलएस अगर आप काट के देखते हैं प्लांट का, तो आप देखेंगे जो वेसल्स होती हैं वो एक के ऊपर एक होती हैं रखी हुई, सेल्स जो होते हैं, और एक तरह से पूरा कॉलम बनाते हैं, रूट से लेकर के एपेक्स तक कंटिन्यूअसली ये वो होते हैं। और जो इनके क्रॉस सेप्टम होते हैं, ट्रैकिड्स जो होते हैं, उनके क्रॉस सेप्टम में छिद्र होता है, वेसल्स में भी छिद्र होते हैं, और बाद में वो वेसल्स का जो सेप्टम होता है वो कई बार अलग भी डिज़ोल्व भी हो जाता है, तो पूरा का पूरा एक पाइप के जैसे कॉलम बन जाता है। तो इनमें अगर पानी भर देते हैं तो वो जो कोहेजन फोर्स है और एडेशन फोर्स के कारण से पूरा कंटिन्यूस एक कॉलम बन जाता है। एडेसिव फोर्स क्या है, स्टेम के साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में जो उससे जुड़ने की पॉसिबिलिटी होती है वो एडेसिव फोर्स होती है। कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स का खुद का फोर्स, आपस में मॉलिक्यूल्स को बांधने का फोर्स। जब इसको देखा गया कि इसका कितना स्ट्रेंथ है, तो ये देखा गया कि ससंजन बल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि लगभग 350 एटमॉस्फेयर के लगभग इसका फोर्स है। मतलब इतना फोर्स आप डालेंगे तब आप उस कॉलम को सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये इतना ज़्यादा है फोर्स कि पूरे वाटर कॉलम का जो खुद का वज़न है उसको, या और भी कोई इसके अगेंस्ट में अगर कोई फोर्स लगता है तो उसके बावजूद भी ये कॉलम जो है वो टूटता नहीं है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शलेंडर ने 1957 में और उनके साथियों ने बताया कि जो सेल वॉल होती है उसमें जो पिट्स होते हैं उसके कारण जो एयर बबल्स होते हैं वो भी जल को अवरुद्ध नहीं करते हैं। फिर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की बात करें, ट्रांसपिरेशन पुल, ये खिंचाव जो है कहाँ डेवलप होता है, लीव्स के अंदर, क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं वहाँ पर उनके लोअर एपिडर्मिस से मुख्य रूप से अगर डॉर्सीवेंट्रल है तो, और अगर दूसरा है तो दोनों सरफेसेस से भी हो सकता है। बेसिकली पत्ती की सतह से ट्रांसपिरेशन होता है और इसके कारण से खिंचाव उत्पन्न होता है। और प्लांट्स में जो वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स जो होती हैं, वो रूट से लेकर के टिप तक, पत्ती का जो स्मॉलेस्ट या इवन जो एपिकल वो होता है पार्ट, उसमें टिश्यूज डेवलप होने से तक की परिस्थिति में वहाँ तक भी ये पूरा एक कंटिन्यूस कॉलम बनाती हैं। और इसके साथ साथ में वाहिनिकाएँ भी होती, टर्मिनल पार्ट्स में वाहिनिकाएँ भी होती हैं। तो ये सब स्टोमेटल चेम्बर तक, जो लीफ का जो जहाँ से कि ट्रांसपिरेशन होता है वहाँ के चेम्बर तक कंटिन्यूस एक कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ तक ट्रैकिड्स जाते हैं। तो एक तरह से पूरा कॉलम इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स और ट्रैकिड्स, पूरा वाटर का कॉलम एक बन जाता है। रूट में जो है पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स के द्वारा जो है वो रूट हेयर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक वो ट्रैकिड्स के और वेसल्स के थ्रू जुड़ा रहता है, और रूट के अंदर कॉर्टिकल रीजन से रूट हेयर तक ये पेरिसाइकिल और उनके माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन जो है लीव्स के स्पेसेस जो होते हैं, नीचे जो स्पेसेस होते हैं वहाँ से स्टोमेटा से वाष्पीकृत होता है, वहाँ से वाटर पोटेंशियल में कमी आ जाती है लीफ के अंदर, और उसके बाद में एक कोशिका से दूसरे कोशिका से होता हुआ ये जो जल विभव प्रवणता है या वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एक क्रिएट हो जाता है, और पानी जो है फिर उसी दिशा में मूव करता है। तो जाइलम के अंदर वाटर कॉलम बनता है और उसके सिरे पर, लीफ के दूसरे सिरे पर खिंचाव उत्पन्न होता है, जो कि कहाँ तक जाता है, नीचे जाइलम का जो रूट में जो जाइलम होता है वहाँ तक, और उसके थ्रू फिर रूट हेयर तक जाता है। तो सीधा सीधा रूट हेयर से लेकर के पूरा ऊपर तक इसका जो कॉलम है वो बन जाता है। ये चित्र में देखेंगे आप, ये रूट हेयर है, यहाँ से इससे होता हुआ रूट के हेयर से फिर सीधा ये कॉलम जाइलम के थ्रू लीफ में
एपिडर्मिस तक ये कॉलम पूरा पैसेज इसका दिखा गया किस तरह से जाता है। ठीक है, अब इसके समर्थन में क्या क्या एविडेंसेस हैं। पहला तो ये है कि जो लीफी ब्रांचेस होती हैं उनको अगर आप काट देते हैं और मरकरी मैनोमीटर में लगाते हैं तो उससे जो पारा है वो ऊपर खींचता है। तो ये क्या है, उसमें ऊपर क्यों खींचेगा मरकरी, बिकॉज एक पुल क्रिएट होता है, इसकी वजह से वो मरकरी ऊपर की तरफ खींचता है। वाटर का जो कोहेसिव फोर्स है 350 एटमॉस्फेयर, ये पहले भी बताया था, वो उसको कॉलम को टूटने से बचाता है। शेल्डन ने बताया कि अगर कुछ एटमॉस्फेरिक एयर बबल्स भी अगर होते हैं तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि उससे ये कॉलम जो है वो टूट जाए, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो जो इतना ज़्यादा फोर्स होता है, इतना ज़्यादा पुल होता है कि ये कहीं कॉलम ब्रेक नहीं होता। वाटर स्ट्रेस की कंडीशन अगर होती है तो वेसल्स का डायमीटर जब कम हो जाता है और हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में पौधों के व्यास में भी कमी पाई गई। तो ये भी एक देखा गया कि ज़्यादा अगर होता है खिंचाव के कारण से जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। और सामान्यतः अगर पानी उपलब्ध होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन की दर जो होती है वाष्पोत्सर्जन की दर के बराबर होती है। मीन्स नॉर्मल कंडीशन में व्हेन वाटर इज़ इन प्लेंटी, बहुतायत में अगर होता है तो एब्जॉर्प्शन की रेट को अगर आप मेजर करें तो वो ट्रांसपिरेशन की रेट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स थ्योरी, ये सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी है। जितने भी अभी तक वो देखते हैं उसमें ये इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है इसको। नो लास्ट में है रूट प्रेशर थ्योरी। इसमें ऐसा कहते हैं कि जब प्लांट को के टिप को काट देते हैं आप, स्पेशली जो प्लांट का नीचे का पार्ट होता है, सॉइल के पास वाला पार्ट, उसमें अगर आप काटते हैं तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण से पानी बाहर निकलने लगता है। तो ये जो है ये परासरण दाब और अन्य बलों के लिए के मिले जुले प्रभाव के कारण से को जो ये जो प्रभाव होता है उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो रूट के सेल्स में होता है, इसके अलावा और भी दूसरे फोर्सेस जो होते हैं उनके कारण से जो क्रिएट होता है उसको रूट प्रेशर कहा जाता है। इसके कारण रूट में जो जल है वो बलपूर्वक जाइलम के नलिकाओं में धकेला जाता है। ठीक है, सक्शन नहीं होता है, रूट प्रेशर में धकेला जाता है प्रेशर के कारण से। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है रसारोहण के लिए, इम्पॉर्टेंट कारक है क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 2 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा, ये इम्पॉर्टेंट माना गया। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी कम है कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि खाली यही एक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण से पानी ऊपर तक जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू है हार्डली 2 एटमॉस्फेयर्स। तो 2 एटमॉस्फेयर्स कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, इससे आप बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं धकेल सकते हैं। इसके विरोध में जो प्रमाण दिए गए थे वो ये थे कि अगर वैल्यू इतनी कम है तो बहुत ऊंचे प्लांट्स में ये नहीं जा सकता। दूसरा, स्ट्रासबर्गर ने ये बोला कि अगर रूटलेस प्लांट्स होते हैं तो उनमें भी तो ट्रांसपिरेशन एसेंट ऑफ सैप होती है, पानी तो वहाँ पर भी जाता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें रूट्स नहीं पाए जाते, स्पेशली जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पर फिर रूट प्रेशर नहीं है तो फिर कैसे जाते हैं। फिर ठंडा ड्राई एरियाज़ होते हैं या कम, जहाँ पर हवा में कम वायु होती है, लेस एरेटेड वातन अगर कम होता है मिट्टी में, तो उनमें उगने वाले जो पौधे होते हैं उनमें रूट प्रेशर नहीं देखा गया। अब अगर उनमें रूट प्रेशर नहीं है लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन तो होता है, वाटर का एसेंट ऑफ सैप भी होता है, वाटर ऊपर के लीव्स के मटेरियल तक, ब्रांचेस तक जाता है, तो फिर इसका मतलब ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। कोनिफर्स में रूट प्रेशर नहीं देखा गया है, जबकि अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊंचे जो पेड़ होते हैं उनमें कोनिफर्स गिने जाते हैं। तो रसारोहण तो होता है और बहुत ऊंचे प्लांट्स भी हैं ये। इसका मतलब ये जो रूट प्रेशर है इतना इफेक्टिव नहीं है। जितने भी थ्योरीज़ दिए गए हैं, वाइटल थ्योरीज़ हैं और फिज़िकल थ्योरीज़ हैं,
वाइटल थ्योरीज में कुछ हद तक कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है आपका डिक्सन एंड जॉली ने जो थ्योरी दिया था वो बेस्ट वैलिड मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ एक थ्योरी के बारे में कभी कहा जाए कि कोई एक थ्योरी ऐसी बताइए जो कि इफेक्टिव है एब्जॉर्प्शन के लिए और रसारोहण के लिए, तो हम डिक्सन एंड जॉली का थ्योरी के बारे में बात कर सकते हैं। अन्यथा आप दूसरी थ्योरीज जो डिफरेंट बिना अलग अलग सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं।